Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो आपका 28 दिसंबर का सारे के सारे शिफ्ट के एग्जामिनेशन जो है वो कंक्लूड हो चुके हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं शिफ्ट 1 और 2 में। टोटल मिला के मेरे पास में 76 क्वेश्चंस हैं दोनों शिफ्ट के मिला करके। तो यहाँ पर हम सभी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनकी डिटेलिंग देखेंगे। जैसे अगर कोई आपका रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो उससे क्या क्या आपके क्वेश्चंस एसोसिएटेड आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, स्टैटिक जीके वाले पॉइंट देखेंगे, सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, यानी कि आपका आने वाली शिफ्ट के लिए ना, यानी कि आज आज आपका 29 दिसंबर है। तो ये आपके आज जितने भी आज के बाद मतलब आगे जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं ना, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑफ कोर्स 100% जेन्युइन है एज ऑलवेज, और हम इनके आंसर्स देखेंगे, एक्स्ट्रा डिटेल देखेंगे। ऑल राइट, तो ये मैं हूँ एंड चलिए खैर, अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। अब मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस कराऊंगा, उनकी डिटेलिंग दूंगा, क्या क्या जरूरी बातें हैं उनके बारे में। ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और पहले मैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर हम शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो पीडीएफ है, आपको एक बार आप टेलीग्राम पे इस नाम को सर्च करना, डाल के पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जाकर के ये सर्च करना, तो आपको जो अपने चैनल का लोगो है ना, इसी टाइप से आपको एक लोगो दिखेगा, उसको जाके क्लिक करना और ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो वहां पर आपको ये क्या सारी की सारी पीडीएफ मिलती है, अनाउंसमेंट मिलती है, कोई डाउट आता है तो वो भी मैं आपको वहां पे पर्सनली डील कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि अभी जो इंडिया में कितने क्वेश्चन ऐसा था, देखो कि इंडिया में आपको कुछ ऑप्शन दिए थे गिवन में से, कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, कौन से स्टेट में आपकी क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने भारत देश में यानी कि इंडिया में टोटल 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है। मैं जो 6 अपने स्टेट है ना, उनके नाम बता देता हूँ, और आपको अब जो भी ऑप्शन में होगा वो टिक करना था। जैसे कि इसमें आपका देखो, आंध्र प्रदेश में रिसेंटली, आंध्र प्रदेश में तो जनवरी में ही यहाँ पर जो है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। इसकी जो कैबिनेट है ना, इसने अभी जनवरी में ही अपनी मंजूरी दी है कि हाँ भाई ठीक है, अब आप भी अपनी कैबिनेट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकते हो। आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपका बिहार के पास है। ठीक है, फिर कर्नाटका के पास है। ये देखो थर्ड नंबर पे अपना कर्नाटका आ जाता है, कर्नाटका के पास में है। फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे आपका महाराष्ट्र के पास है, महाराष्ट्र। फिर फिफ्थ नंबर पे आ जाता है तेलंगाना, तेलंगाना, देन अपना यूपी। ठीक है, ये जो है आपके टोटल 6 स्टेट हैं जिनके पास स्टेट असेंबली जो है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। एंड जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तब टाइम हो रहा है 4 AM। ठीक है, बट स्टिल अभी आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कलेक्ट हो पाए हैं, एंड अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ सारे के सारे पॉइंट्स आपके एक तरीके से अमलगमेट करके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो लाइकन्स होते हैं, ठीक है, जो लाइकन्स होते हैं ना, ये किस चीज, ये जो है आपका किस चीज के इंडिकेटर्स माने जाते हैं। ठीक है, इंडिकेटर माने जाते हैं किस चीज के, तो आपको पता होना चाहिए भाई। एयर पॉल्यूशन जो होता है ना, एयर पॉल्यूशन, इसके इंडिकेटर माने जाते हैं जो लाइकन्स होते हैं आपके। अब ये जो लाइकन्स हैं ये कैसे इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये ना बेसिकली अपना कलर चेंज कर जाते हैं SO2 को ऑब्जर्व करके। ठीक है, एब्जॉर्व करके, तो SO2 बेसिकली आपका जो एयर पॉल्यूशन होता है उसके अंदर SO2 ही आपका इसमें मौजूद होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये इंडिकेटर माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे पूछा गया था आपका कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी पूछे गए, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस, लीनियस। ठीक है, ये जो है अपने फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भाई आपका इसमें से आपको कुछ गिवन ऑप्शंस थे, उसमें पूछा गया था कि भाई ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी नहीं है। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी नहीं होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी नहीं होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी ये रैम होती है ना, रैम, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। ऑल राइट, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, वेट अ सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जो इंडिया का
फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर आपका कहाँ पर जो है ये है ना, इंडिया का जो सबसे पहला बनाया गया, ये कहाँ पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर बनाया गया था? तारापुर में बनाया गया था, जो कि महाराष्ट्र में है। क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखना। और एज ऑफ नाउ अभी इंडिया में कितने जो है आपके टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं? तो टोटल आपके 9 पावर प्लांट हैं, ठीक है। 9 नहीं सॉरी 8 पावर प्लांट हैं आपके टोटल इंडिया में। और इनकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको एक वीडियो आपको मैम ने कराई थी कल ही, ठीक है। तो वो वीडियो जाके देख लेना, उसकी लिंक क्या ही है, आप जाके एक बार वीडियोस सेक्शन में जाना, अभी 2-3 वीडियो नीचे ही मिल जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन था आपका कि आपसे से पूछा गया था जो देखो यहाँ पर था आपका म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक में जो आपका अवार्ड दिया जाता है उसका आपको गिवन कुछ ऑप्शंस थे, उसमें पूछा था कि भाई म्यूजिक में आपका कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो म्यूजिक में दिया जाता है भाई ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर निकल के आ रहा था वो था ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक का अवार्ड होता है जो कि आपका यूएसए में दिया जाता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ये पूछा था आपसे, एक आपका लॉ पूछ लिया, ठीक है। लॉ पूछा गया था कि किस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर हो, बात को बड़े ध्यान से सुनना, जब आपका क्या हो भाई कांस्टेंट टेम्परेचर हो, तो वो जो आपका वॉल्यूम होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? प्रेशर के। किस लॉ में ये बात बताई गई है? तो ये बात आपको भाई भली भांति पता होगा, जो बॉयल्स लॉ है उसमें ये बात करी गई है। किसमें करी गई है भाई? बॉयल्स लॉ में, ठीक है। अब इसी तरीके से ना 3 लॉ और निकल के आते हैं जो कि आपको अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका होता है इसमें देखो, एक लॉ होता है गे-लुसैक लॉ, गे-लुसैक लॉ, और ये सभी के सभी लॉ पूछे जाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जब आप किसी गैस के क्या करो वॉल्यूम को इसमें कांस्टेंट कर दो, गैस के वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका इसमें प्रेशर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के, ठीक है। जो उस गैस का प्रेशर बनेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अगले वाले पे देखो, अगला वाला जो आपका इसमें इम्पोर्टेंट बनता है, वो बनता है कि भई आपका एवोगाड्रो लॉ क्या होता है? ठीक है? तो एवोगाड्रो लॉ भी पता होना चाहिए, एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ में क्या बताया गया भई, जब आपका कांस्टेंट क्या हो? कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो आपका, और क्या हो भई यहाँ पे कांस्टेंट आपका और प्रेशर हो, ठीक है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हो तो उस केस में जितने वॉल्यूम में जितने वॉल्यूम में आपका क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे ना, नंबर ऑफ एटम्स वो हमेशा सेम रहेंगे किसी भी गैस के लिए, ठीक है। ये बात थी। और थर्ड वाले जो आपका लॉ था, थर्ड लॉ इसमें आ जाता है चार्ल्स लॉ, ठीक है। क्या आ जाता है? चार्ल्स लॉ आ जाता है। इसमें क्या होता है भाई कि जब आप किसी भी आप क्या कर दो कांस्टेंट प्रेशर पे, अब हमने क्या कर दिया भाई, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो उस केस में आपका जो टेम्परेचर होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ये 3 लॉ और हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि बॉयल्स का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है तो ये भी आपके पूछे जा सकते हैं। चलो खैर, कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 7 क्वेश्चन हो गए। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो साहित्य अकादमी है, ठीक है, साहित्य अकादमी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर HQ, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका रविंद्र भवन दिल्ली में। कहाँ पर है? रविंद्र भवन दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, रविंद्र भवन दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर आपका ये जो साहित्य अकादमी है इसकी फॉर्मेशन कब हुई, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साहित्य अकादमी की फॉर्मेशन कब हुई है? तो साहित्य अकादमी की फॉर्मेशन हुई है भाई ये आपका 1954 में, ठीक है। 1954 में साहित्य अकादमी की फॉर्मेशन हुई है, ध्यान रखना। अब ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ना टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, ठीक है। कितनी में? 24 में। चलो खैर, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका कि देखो यहाँ पर आपका जो 65th फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, तो 9th वाला क्वेश्चन है 55th फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड जो हुआ था आपका, इसमें आपका कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ये 55th नहीं 65th है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपको पता है भाई गली बॉय को मिला है,
ठीक है, गली बॉय को बेस्ट फिल्म का, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट डायरेक्टर का, ठीक है, बेस्ट निर्देशक का, ये सारे के सारे अवार्ड मिले हुए हैं। चलो खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा था कि यूएनडीपी का, यूएन देखो, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक है, क्या क्वेश्चन था, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएनडीपी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, देखो यूनाइटेड नेशंस, ये खैर मैंने आपको करवा भी रखा है ऑलरेडी। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, पी से आपका हो जाता है प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो ये है न्यूयॉर्क में। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब एक चीज और, ये आपका कब सेटअप किया गया यहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से लिख लो। मैं आपको दो तीन बातें और बता रहा हूँ। यूएनडीपी का फुल फॉर्म हो गया, हेडक्वार्टर हो गया। अब बात आती है इसकी फॉर्मेशन कब हुई, तो 1965 में इसकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, चलो, और इसके हेड को भी आप देख लो। इनके हेड का जो नाम है यूएनडीपी के, वो है एशिम, देखो एशिम स्नाइनर। ठीक है, शाइनर, क्लियर है? तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 वाला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। इसमें आपसे पूछा गया था कि जो येन है ये कहाँ की करेंसी है। ठीक है, येन करेंसी कहाँ की है? तो येन है जापान की करेंसी। कहाँ की करेंसी है? जापान की करेंसी है। अगले क्वेश्चन को देखो। एक क्वेश्चन आपका आया था कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, मतलब आपके पास में चार ऑप्शन थे, उसमें तीन वेक्टर एक स्केलर रही होगी। लेकिन आपको मैं बताता हूँ बेसिक स्केलर में कौन कौन आता है। देखो, सबसे पहले तो करंट। करंट आप हमेशा ध्यान रखना कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका डिस्टेंस हो गया, इसके अलावा टाइम हो गया, यानी कि जो भी आपके जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो ना, नहीं होती है ना, वो सारे के सारे स्केलर होते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ही ऊपर पूछे गए हैं आज तक। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, 13th वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि जो एनएनपी होता है ना, एनएनपी का फुल, एनएनपी देखो, एनएनपी का जो है फॉर्मूला पूछ लिया। ठीक है, एनएनपी का क्या पूछ लिया? फॉर्मूला पूछ लिया। देखो, ये होता है आपका एनएनपी का फॉर्मूला। जैसे जो जीडीपी होती है ना, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो ये जीडीपी बनती है, किससे बनती है? ग्रॉस ग्रॉस नेशनल, आपका जो है जीएनपी से बनती है। ठीक है, जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब देखो, ये जो जीएनपी होता है ना, इससे अगर आप क्या माइनस कर दोगे, जो आपका डिप्रिशिएटेड वैल्यू होती है। ठीक है, क्या माइनस कर दोगे? डिप्रिशिएटेड वैल्यू को माइनस कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जो हमारा एनएनपी होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, जीएनपी से डिप्रिशिएटेड वैल्यू माइनस करो, क्या मिलेगा? एनएनपी मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14, देखो इसमें आपका क्या पूछा गया था 14th क्वेश्चन में, कि प्लासी का जो आपका वॉर है, प्लासी का वॉर, बैटल ऑफ प्लासी बोल दो, या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ? ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, देखो, दो लोगों के बीच में। सबसे पहले तो ये किसके, अगर मैं आपसे बात करूं तो जो सिराजुद्दौला थे। ठीक है, सिराज उद दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे। ठीक है, बंगाल नवाब थे। और फिर इनके अपोजिट साइड कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। कब हुआ था? तो 1757 को। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा कि बार्ग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, BARC, क्या है भाई? BARC का हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो इसका हेडक्वार्टर तो भाई पता ही होगा आपको कहाँ पर है, तो ये ट्रॉम्बे में है। ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है ये आपका। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि BARC का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इसका फुल फॉर्म है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन डेट भी ध्यान में रखना, ये 1954 को फॉर्म किया गया था। अगले वाले क्वेश्चन पे आओ भाई, 16th वाला देखेंगे। इसमें आपका पूछा गया था कि जो 49th पैरेलल है, क्या है भाई? 49th पैरेलल कौन से दो कंट्रीज के बीच में है? तो 49th पैरेलल है आपका अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका एंड कनाडा के बीच में। किस किस के बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। क्लियर है? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, 17th क्वेश्चन देखो। इसमें पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना,
ठीक है, ये कौन से आपका कौन सी मिनिस्ट्री के जो है अंडर आता है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लियर है। तो ये आपका हो गया PMKVY। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका आया था जो टहरी, देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था जो टहरी, यहाँ पर आपकी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, टहरी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये यहाँ पर आपका कौन से स्टेट में है ना। तो ये है आपका कौन से स्टेट में है, उत्तराखंड में है। कौन से स्टेट में है भाई, उत्तराखंड में है। कौन सी रिवर के ऊपर है, तो भागीरथी रिवर के ऊपर है। कौन सी रिवर के ऊपर है, भागीरथी रिवर के ऊपर है ना। अगले क्वेश्चन को देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम किसके द्वारा ये जो है प्रपोज की गई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम प्रपोज की गई थी एमएन रॉय के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, एमएन रॉय के द्वारा 1934 में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, जिन बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं हो वो लोग अपनी स्पीड को ना 2x पे लगा लेना, तो आपको सारी की सारी चीज़ थोड़ा जल्दी जल्दी आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा, है ना। देखो अब एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि देखो रिलेटिविटी का आपका जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट तो ये तो सभी को पता है भाई, किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। और यहीं पर आपका आइंस्टाइन से रिलेटेड आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि भाई मॉडर्न फिजिक्स के फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी आइंस्टाइन को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रिलेटिविटी का प्रिंसिपल दिया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये भी आप क्या करेंगे भाई, ध्यान में रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे एक आपका पूछा गया था कि जो आपका यहाँ पर ग्लोइंग ग्लोइंग सरफेस होता है सन का, ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन इज कॉल्ड, ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन इज कॉल्ड, तो यानी कि जो आपका सन का सरफेस चमकता है ना, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है फोटोस्फेयर, ठीक है। क्या बोला जाता है, फोटोस्फेयर बोला जाता है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 22nd क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे भाई, 22nd। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था जलियांवाला बाग से ना दो क्वेश्चन आए, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मैसेकर जो आपका हुआ, बाग मैसेकर, तो इससे ना दो क्वेश्चन बने थे। एक क्वेश्चन तो बना कि इस टाइम पर जो है अब इंडिया में वाइसरॉय कौन था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग जो आपका मैसेकर हुआ उस टाइम पे वाइसरॉय था आपका ये चैम्सफोर्ड, ठीक है। कौन था, चैम्सफोर्ड था। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगले वाले क्वेश्चन में ही ये क्वेश्चन वैसे पूछा गया कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, यानी कि जो आपका मैसेकर हुआ, इसमें ये आपका कौन से ईयर में हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में। इसका जो आपका यहाँ पे किसने ये करवाया था, तो ये करवाया था जनरल ओ डायर ने। इसके बाद में ध्यान रखना है पूरी की पूरी टाइमलाइन, 1940 में जो ऊधम सिंह है, ये लंदन में जाकर के क्या करते हैं, ये जो ओ डायर था इसको गोली मार देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 24th। इसमें आपका पूछा गया था जो मोपाला, देखो जो मोपाला आपका यहाँ पर देखना, एक सेकंड, ओके, मोपाला जो आपका यहाँ पर क्या थी, म्यूटिनी थी, मोपाला म्यूटिनी बोल दो, या फिर इसको ना मालाबार म्यूटिनी भी बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मिनिस्टेरियल में आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन मिनिस्टेरियल में भी आ चुका है, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं आरआरबी के आइसोलेटेड कैटेगरी वाले। और इसके अलावा ये आपका अभी जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ है, इन दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि मोपाला म्यूटिनी और मालाबार म्यूटिनी कब हुई, ठीक है। तो ये म्यूटिनी आपकी कहाँ पर हुई है, ये केरला में हुई थी म्यूटिनी आपकी। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस म्यूटिनी के बारे में ना जो वीर सावरकर जी हैं, ठीक है, वीर सावरकर हैं, वीर सावरकर, इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 25th क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि एनआईयू की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया। तो नेटवर्क यूजर इंटरफेस क्या होती है, नेटवर्क यूजर इंटरफेस जो है एनआईयू की फुल फॉर्म होती है। अगले वाले क्वेश्चन पे आओ भाई, 26th वाले को देखते हैं। इसमें आपका पूछा गया था कि जो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट यहाँ पर पूछी गई। अब देखो, अगर आपका सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है ना, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती हैं। एक तो इंडिया की अगर सबसे पहली सैटेलाइट पूछ ले, तो इंडिया की सबसे पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्टा, ठीक है। कौन सी थी इंडिया की पहली सैटेलाइट, आर्यभट्टा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि भाई इंडिया की
पहली सैटेलाइट ऐसी मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ना, जो इंडिया में ना बनाई गई, तो इंडिया में ही बनाई गई थी, लेकिन फर्स्ट में बस कम्युनिकेशन सैटेलाइट पूछ ले, तो वो थी आपकी भाई कौन सी, तो अरियाना, ठीक है, कौन सी थी, अरियाना थी, यानी कि इसका वैसे अगर मैं नाम बोलूं तो एप्पल नाम से भी जाना जाता था इसे। अब आपका ऑप्शन में जो भी रहा हो वही आपको टिक करके आना था, या तो एप्पल या फिर आर्यभट्ट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं 27th वन पे। देखो इसमें आपका क्या पूछा गया था कि जो नेशनल इनकम है इंडिया की जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ये सबसे पहली बार किसने निकाली थी, ठीक है। तो ये सबसे पहली बार निकाली थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसको निकाला था, नौरोजी ने, ठीक है। और कौन से ईयर में निकाला था, तो 1867 और 68 के टाइम पे निकाला था, और इन्होंने इनकम निकाली थी 20 रुपीज पर ईयर, ठीक है, ये थी नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। फिर अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि एक्चुअली में पूरा यहाँ पर साइंटिफिक मेथड से किसने निकाला इसको, तो ये निकाला था अपने केवी राव ने, ठीक है, केवी राव ने इसको जो है साइंटिफिक मेथड पे निकाला था, और ये 1931 से 32 के टाइम पर निकाली गई, ठीक है। अब आपका ऑप्शन में जो भी रहा हो वही टिक करना था, दो दो पॉसिबिलिटी बनती है इन क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से नंबर का है भाई, 28th वाला है ना। 28th क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइम क्या पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइम यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये हाईएस्ट टाइम कौन सी कंट्री ने जो है इनको होस्ट किया है, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है मैक्सिमम टाइम, तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। कितनी बार किया है, टोटल 5 टाइम्स किया हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके बाद कौन आता है, तो कनाडा, ठीक है, कनाडा ने 4 बार किया है, कितने बार, 4 बार। इंडिया ने फिर कितनी बार किया है भाई, इंडिया ने 2010 में किया था, बस एक ही बार किया है, वो भी दिल्ली में हुआ था, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ कलमाड़ी जी के द्वारा, ठीक है, और आज भी वो जेल में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुरेश कलमाड़ी नाम पता है ना। चलो एक क्वेश्चन आपका आया था कि जो आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड रेवोल्यूशन है, फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन है, फर्टिलाइजर रिवॉल्यूशन, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, मतलब इसका कौन सा कलर था, कौन से कलर से जाना जाता था, तो देखो ये आपका कौन से रिवॉल्यूशन से जाना जाता था फर्टिलाइजर का रिवॉल्यूशन, तो ये था आपका ग्रे, ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब रिवॉल्यूशन के ऊपर मैं अलग से ही एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा रिवॉल्यूशन कौन सा होता है, तो वो आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे, कुछ एक 10 के करीब आपके जो है रिवॉल्यूशन से कौन से कलर से रिलेटेड होता है, तो फिर आपको वो चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, है ना। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्या है भाई, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी गई थी, है ना, पता होगा सभी को। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 31st क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि जो गोल गुंबज है ना, गोल गुंबज गोल गुंबज ये कहाँ पर है, तो भाई सबको पता होगा। अब तो ये क्वेश्चन ना कम से कम दसियों बार आ चुका है, मैं जब से एनालिसिस करवा रहा हूँ ना, ये पिछले 2-3 महीने में जितने एग्जाम हुए हैं उनमें कम से कम 5-6 बार आ चुका है ये, ठीक है। तो बीजापुर में है गोल गुंबज, किसने बनवाई थी, तो ये भाई जो है आपका मॉस्क्यू है, सॉरी ये मॉस्क्यू नहीं है, ये मकबरा है भाई, किसका है, तो ये है मोहम्मद आदिल शाह का, ठीक है, किसका है, मोहम्मद आदिल शाह का इसमें मकबरा है। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई क्या, है ना। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे देखो पूछा गया था कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, अब देखो बायोलॉजी से मुझे इकलौता क्वेश्चन दिखा है कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है, ठीक है, इसमें आपका कौन सा पार्टिसिपेट नहीं करता, कौन सा बॉडी का ऐसा पार्ट है, ठीक है, वो आपसे पूछा गया था। तो मैं ये बताता हूँ कौन कौन सा इसमें पार्टिसिपेट करता है ना। तो एक तो आपकी आर्टरीज करती हैं ब्लड का सर्कुलेशन, दूसरा कैपिलरीज करती हैं, आर्टरीज करती हैं, कैपिलरीज करती हैं, तीसरे नंबर पर आ जाती हैं आपकी बीन्स, और फिर अपना जो है हार्ट, ठीक है। ये जो है आपका ब्लड का सर्कुलेशन कराते हैं पूरे बॉडी में। और गिवन जो ऑप्शन था आपका उसमें कौन सा नहीं कराता है, तो उसमें आपका किडनी नहीं, सॉरी आपका इसमें गिवन था कौन सा, तो गिवन ऑप्शन में आपका मतलब इन चारों को छोड़ के जो भी रहा होगा वो आपको टिक कर देना था, ठीक है। अब मुझे ये चीज क्लैरिफाई नहीं हो पाई है कि गिवन ऑप्शन कौन सा था, आई थिंक यहाँ पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन था, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है आपका ऑप्शन में दे रखा था, जैसा कि मुझे पता चल पाया है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना जिनका एग्जाम हुआ हो कि भाई एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या दे रखा था। चलो खैर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो शथा तंत्री वीणा होती है ना, देखो शथा
तंत्री वीणा, शथा तंत्री वीणा। और वैसे इसको ना संतूर भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, लेकिन इसका जो नाम है शथा तंत्री वीणा होता है। तो पूछा था इसको कौन, इसको मतलब इसका कौन इसको जो है इसका म्यूजिक प्ले करते हैं, राइट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, इससे एसोसिएटेड कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा शिव कुमार शर्मा, यही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये आपका उसमें राइट आंसर होना था। फिलहाल ये तो हो गए आपके सभी के सभी शिफ्ट टू के सारे क्वेश्चंस। एक बार मुझे अब आप कमेंट करके बताना भाई कैसा लगा आपको ये सारे के सारे जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी या फिर जो भी बातें थी, ठीक है। उसके बाद में मैं आपका इसी तरीके से शिफ्ट वन लेके आऊंगा। शिफ्ट वन में मेरे पास अराउंड जो है 37 क्वेश्चंस के अराउंड है, 37-38 क्वेश्चंस के अराउंड, तो वो भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये 33 क्वेश्चंस है मेरे पास शिफ्ट टू के, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट करके बताना, फिर मैं आपको शिफ्ट वन का भी जल्दी से इस तरीके से ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।